चलिए 7 बजने को है और वक्त हो चला है आपके फेवरेट शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि 7 बजे की इस वक्त की कौन कौन सी 7 सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरें होने वाली हैं। तो 7 बजे की 7 बड़ी खबरें हैं। खबर नंबर 1 आपको बताएंगे सोलंकी के बागी तेवर। खबर नंबर 2 होगी राजधानी में दिन दहाड़े लूट की। खबर नंबर 3 आपको बताएंगे मौत पर किस तरीके से महाभारत देखने को मिल रहा है। खबर नंबर 4 आपको बताएंगे तबादले पर जगह जगह पर प्रदेश में किस तरीके से संग्राम मचा हुआ है। इसके साथ ही नजर इस खबर पर भी रहेगी कि पुजारी लापता हो गया है और कहां है कोटा के दरिंदे। ये खबर भी आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही नजर रहेगी खबर लंपी के कहर पर भी। और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई की हार पर घमासान मचा हुआ है। एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष ने भीतर घात की बात कही है। जय चंदो को युवा माफ नहीं करेगा, अभिषेक ने ये तमाम बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि जय चंदो को कभी भी माफी नहीं मिलेगी। वही अभिषेक चौधरी के बयान पर दिव्या मदेरणा ने पलटवार किया है, हमला किया है। उन्होंने कहा है 2014 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में जयचंद कौन था। दिव्या ने यह सवाल पूछे अभिषेक से और दिव्या ने सरकार रहते कांग्रेस की हार भी याद दिलाई है। 1998 के बाद 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए थे। तो छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई की हार पर कांग्रेस में विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें अब कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा की भी एंट्री हो गई है। दिव्या ने एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी पर सवाल उठाने के साथ ही सरकार में रहते कांग्रेस की करारी हार का जिक्र कर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में फिर से उथल पुथल मचा दी है। दरअसल एक ट्वीट में सीएम अशोक गहलोत के एक बयान का जिक्र किया गया था जो उन्होंने 2013 में कांग्रेस हार पर जोधपुर में दिया था। इसमें उन्होंने कांग्रेस की 21 सीटों की तुलना बीजेपी को पहले मिली 33 सीटों से की थी। इस ट्वीट पर दिव्या ने रिप्लाई करते हुए लिखा कि लेकिन हम 1998 के बाद कभी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। एनएसयूआई की हार पर चर्चा के बीच की ये जिक्र आने के बाद अब नई सियासत शुरू हो गई है। इस मामले पर नई बहस शुरू हो गई है। दिव्या मदेरणा ने अभिषेक चौधरी के बयान पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है शून्य पर रन आउट होने को शानदार प्रदर्शन कहने वाले ये पहले और अंतिम व्यक्ति होंगे। इसके बाद आगे लिखा है एनएसयूआई के शून्य होने पर अब चर्चाओं का बाजार उफान पर है और हो भी क्यों नहीं। तो वहीं इस पर सीएम के सलाहकार ने भी एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष पर निशाना साधा है। संयम लोढ़ा ने भी अभिषेक चौधरी पर निशाना साधा। संयम लोढ़ा ने ट्वीट कर निशाना साधा है। ये ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है चिरकुट मंडली तो जयचंदो पर मरी जा रही है भाई, इनाम पा गए। तो हार पर घमासान मचा हुआ है। एनएसयूआई की हार पर अब इस तरीके से अलग अलग तरीके से बयान भी सामने आने लगे हैं। दिव्या मदेरणा ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है। ये ट्वीट इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिव्या मदेरणा ने ट्वीट किया है और एनएसयूआई की हार पर चर्चा के बीच ये जिक्र आने से अब नई बहस शुरू हो गई है। अभिषेक चौधरी के बयान पर उन्होंने पलटवार करते हुए ये ट्वीट किया है और कहा है शून्य पर रन आउट होने को शानदार प्रदर्शन कहने वाले ये पहले और अंतिम व्यक्ति होंगे। इसके बाद आगे लिखा है एनएसयूआई के शून्य होने पर अब चर्चाओं का बाजार उफान पर है। तो वहीं सरकार के एक मंत्री के खिलाफ दूसरे मंत्री का और अगली खबर आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है। सरकार के एक मंत्री के खिलाफ दूसरे मंत्री का धरना जारी है। मंत्री राजेंद्र गुड़ा के निवास पर सरपंचों का धरना देखने को मिल रहा है।
मंत्री राजेंद्र गुढ़ा से मंत्री रमेश मीणा को हटवाने की मांग की जा रही है। सरपंचों का मंत्री के निवास पर ही धरना जारी है। मंत्री रमेश मीणा के खिलाफ यहां पर नारेबाजी भी की जा रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक मंत्री को हटाने के लिए दूसरे मंत्री के घर के बाहर इस वक्त बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए हैं। मंत्री रमेश मीणा को हटवाने की मांग की जा रही है। मांगों की फहरिस्त बहुत लंबी है और इसमें एक मांग ये भी है कि मंत्री रमेश मीणा को हटाया जाए। तो सरकार के एक मंत्री के खिलाफ दूसरे मंत्री के घर के बाहर इस वक्त धरना दिया जा रहा है। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के निवास पर सरपंच इकट्ठा हो गए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में सरपंच एकत्रित हो गए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नारेबाजी की जा रही है मंत्री के खिलाफ। तो मंत्री राजेंद्र गुढ़ा से मंत्री रमेश मीणा को हटवाने की मांग की जा रही है। निवास से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सरपंच एकत्रित हुए हैं। क्योंकि ये हमारे पंचायत राज के राज्य मंत्री हैं और हमें इनसे उम्मीद है कि ये हमारी बात सुनेंगे और ये हमारा जो समझौता है उस समझौते को ये लागू कराने में पूरी भूमिका निभाएंगे। इसको लेकर के हमने आज यहाँ धरना दिया है। हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं रमेश मीणा जी, उन पे हमारा विश्वास नहीं है। उन्होंने हमारा वो मुखिया हैं, लेकिन एक परिवार का विश्वास है, वो विश्वास उन्होंने तोड़ा है। हमें उन पे विश्वास नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राकेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, सरपंचों को क्या नाराजगी हो गई है रमेश मीणा से जो उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, अब से कुछ समय पहले जब सरपंचों ने एक राज्यव्यापी आंदोलन किया था, उसमें भी जो पहली और प्रमुख मांग थी कि मंत्री जो पंचायती राज ग्रामीण विकास मंत्री हैं उनको उनके पद से हटाया जाए। और इसकी वजह जो उन्होंने बताया था सरपंच संघ ने कि मंत्री रमेश चंद्र मीणा पर ऐसे आरोप लगाए हैं कि जो नागौर जिले के साथ साथ कुछ दूसरे जिलों में भ्रष्टाचार के आरोप मंत्री ने लगाए थे। वहां सरपंचों ने कहा था कि जिस प्रामाणिकता के साथ मंत्री ने ये आरोप नहीं लगाए हैं, ये आरोप निराधार सरपंच संघ ने बताए थे। क्योंकि मंत्री ने इस बारे में बहुत ज्यादा अभी तक कुछ कहा नहीं है, तो इसी मांग को लेकर सरपंचों में नाराजगी है और सरपंच संघ जो है वो लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है। क्योंकि गांव की सरकार जो चलती है वो सरपंचों से चलती है और राज्य सरकार के खिलाफ अब चूंकि जो ये आंदोलन एक तरीके से शुरू किया था, जो अब एक पंचायती राज मंत्री पर आकर टिका है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो पंचायती राज ग्रामीण विकास और राज्य मंत्री हैं राजेंद्र गुढ़ा, उनके निवास के भीतर ये जो अब सरपंच हैं वो धरने पर बैठे हैं और राजेंद्र गुढ़ा के यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं कि सरकार पर दबाव बना करके और पंचायती राज मंत्री को उनके पद से हटवाया जाए। तो निश्चित तौर पर ये सरकार के लिए एक बहुत ही बड़ा सवाल है, क्योंकि एक ही सरकार के दोनों मंत्री हैं और एक मंत्री के निवास पर दूसरे मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है। हालांकि राजेंद्र गुढ़ा जो मंत्री हैं वो अपने निवास पर नहीं है, हमने उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन ये आज सरपंच के साथ साथ राजनीति में चर्चा का विषय बना। ठीक है राकेश, आप फिर से कोशिश करिएगा कि राजेंद्र गुढ़ा से आपकी बातचीत हो सके। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। चाकसू से कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। सोलंकी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो प्रदेश में सरकार के रिपीट होने की गुंजाइश है। एक रिपोर्ट। फिर कांग्रेस विधायक के सुर हुए बागी। सच कहना बगावत है तो समझो मैं भी बागी हूं। पायलट को सीएम देखना चाहती है जनता। सचिन के दम पर आई थी सत्ता। प्रदेश में एक बार फिर सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। चाकसू से कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि प्रदेश की जनता पायलट को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहती है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो प्रदेश में सरकार के रिपीट होने की गुंजाइश है।
तो हम पार्टी के हित में ही बात कर रहे हैं। आज पार्टी के हित में बात कर रहे हैं कि पार्टी का अभी समय है, 1 साल 1.25 साल अभी चुनाव में बचा है। अगर राजस्थान के अंदर अगर परिवर्तन करते हैं, सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो सरकार रिपीट होने की गुंजाइश है। सचिन पायलट के पक्ष में वेद प्रकाश सोलंकी का बयान नया नहीं है। दरअसल 3 दिन पहले भी सोलंकी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था कि मेरी निष्ठा पार्टी से नहीं बल्कि सचिन पायलट से है। इस बार भी उन्होंने अपनी बात दोहराई। बहरहाल कांग्रेस विधायक के बागी सुर पर पीसीसी चीफ ने संज्ञान लिया और बेहद नपे तुले शब्दों में पार्टी में अनुशासन बनाए रखने की वकालत की। सबके लिए पार्टी का अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। नहीं अनुशासन बना के रखता है कोई भी व्यक्ति, तो ये मान के चलिए कि वो पार्टी के साथ में अच्छा नहीं कर रहा है और पार्टी इस बात को नोट करती है। पहले खिलाड़ी लाल बैरवा और अब वेद प्रकाश सोलंकी। एआईसीसी को जब तक उनका नया अध्यक्ष नहीं मिल जाता है, तब तक प्रदेश की राजनीति में भी इसी तरह की बयानबाजी चलती रहेगी, क्योंकि गहलोत और पायलट गुट जानते हैं कि अध्यक्ष के चुनाव से ही प्रदेश सरकार के बचे कार्यकाल में मुख्यमंत्री की तस्वीर भी साफ हो पाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट। तो वहीं सोलंकी के बयान पर सियासत गर्मा गई है। एक और कांग्रेस का कहना है कि कोई भी नेता पार्टी से ऊपर नहीं है। प्रवक्ता अरसी चौधरी ने कहा कि व्यक्तिगत निष्ठा के लिए उचित प्लेटफॉर्म पर जाएं। वहीं बीजेपी ने कहा कि सोलंकी का बयान ये बताता है कि पहले पार्टी कमजोर थी, अब मुखिया भी कमजोर हो गया है। निष्ठावान कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंचती है, उनकी भावनाएं आहत होती हैं। इसलिए मैं ये सोचता हूं कि आपकी व्यक्तिगत निष्ठा है, उसको आपको उचित प्लेटफॉर्म पे जाहिर करना चाहिए। निश्चित रूप से नेता महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन कोई भी नेता पार्टी से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए इस प्रकार की जो बातें हैं वो पार्टी को न सिर्फ कमजोर करती हैं, पार्टी के लिए वो जो कार्यकर्ता अपने पूरे जीवन को लगा देते हैं उनको हतोत्साहित करती है, निराशा करती है और राज्य सरकार के लोक कल्याणकारी कार्य जो है, सरकार की जो पुनरावृत्ति को लेकर जो काम है, उसमें विघ्न पहुंचता है। मैं उम्मीद करता हूं पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान के इंचार्ज यहां पे रहे, मीडिया की तमाम खबरें उनके संज्ञान में हैं। पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जो उचित समझेंगे वो उचित निर्णय लेंगे। मुझे लगता है कि हर किसी की एक नेता का फॉलोवर हो सकता है, लेकिन जब हम एक परिवार में काम करते हैं तो सामूहिक रूप से हमारे काम करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब लगने लगा है कि कांग्रेस की अंदरूनी कलह इस स्थिति में पहुंच चुकी है कि अब तो मुखिया जी को भी उनके विधायक चुनौती देने लगे हैं और यहां तक भी विधायक बयान दे रहे हैं कि राजस्थान के अंदर मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, मेरी निष्ठा पार्टी के अंदर नहीं है, मेरी निष्ठा पायलट के अंदर है और अब पायलट को कमान संभालनी चाहिए। अगर मुखिया जी ताकतवर हैं या मुखिया जी को लगता है कि पार्टी का अनुशासन बरकरार रहना चाहिए, बना रहना चाहिए, तो मुखिया जी को तत्परता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। ये स्थिति देखकर ऐसे लगने लगा है कि पार्टी ही कमजोर नहीं है, अब तो मुखिया जी भी कमजोर होने लगे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि आपसी झगड़ों की वजह से राजस्थान प्रदेश की जनता का जो नुकसान कर रहे हो उसकी भरपाई करना मुश्किल है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव होता है, लेकिन बीजेपी में कौन कब अध्यक्ष बन जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। नरसिम्हा को चुनाव हुए, सीताराम केसी को चुनाव हुए और आपके सोनिया गांधी जी अध्यक्ष बनने के चुनाव हुए। बीजेपी के चुनाव कभी सुनते हैं आप लोग? बीजेपी में कब चुनाव होते हैं, कब राजनाथ सिंह जी बन जाते हैं, कब वो हट जाते हैं, अमित शाह जी बन जाते हैं, कब वो हट जाते हैं, नड्डा साहब बन जाते हैं। कोई मीडिया वाले चर्चा करते हैं उनकी? कोई चर्चा करता है क्या? चर्चा नहीं होती। और पीएम पद के कितने दावेदार आज रात 8:56 पर ये देश है हमारा में देखिए जनता के बीच सबसे बड़ी बहस 2024 का चेहरा कौन। स्वागत है आपका वीकेंड के सबसे पसंदीदा डिबेट शो ये देश है हमारा में। 24 का सियासी चक्कर, कौन लेगा मोदी से टक्कर। पैनलिस्ट
बनाम एनालिस्ट भी होगा। आपका कौन सा चेहरा होगा? चेहरों ने लाखों को लूटा, काम सच्चा और चेहरा झूठा। तो जानते हैं आप फोटो किसकी लगी है? चेहरा ना देखो, तस्वीर किसकी दिखा रहे हो? देश को कोई ऑप्शन नहीं चाहिए। पंजाब में सरकार बनाया, गुजरात में इनकी नींद हराम हमने कर दिया है। नीतीश कुमार क्यों नहीं और उनके चेहरे पर आपत्ति क्यों? बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म, आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चलिए अब आपको सीधे नई दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कुछ बोल रहे हैं, आपको सुनाते हैं। मुझे लगता है ये मोदी की स्ट्रेंथ है, ये मोदी की स्ट्रेंथ है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। लोग बोलते थे, यहां मैंने एक हमाल को पूछा, बोले नहीं मोदी को देंगे। मैंने कहा क्यों? बोले ना घर ना दार ना परिवार, 24 घंटे काम करता है ऐसा आदमी चाहिए। 19 की बात है। तो ये लोग समझते हैं और इसलिए 14 में पहली दफा 30 साल के बाद एक पार्टी को पूरा बहुमत मिला, 282 सीटें हमारी आई। 5 साल के बाद लोगों की सीटें कम होती है, मोदी की बढ़ी और अब 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी की है। मैं आज कह देता हूं कि 2024 में तो जनता का इतना प्यार और विश्वास का फल मिलेगा और इससे भी बहुत अधिक संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुन के आएंगे। ये होगा क्योंकि ही इज ए डिफरेंट लीडर। कांग्रेस वालों को समझा ही नहीं, जैसा अभी देवनानी ने बताया, देवनानी जी ने, कि वो स्टेशन पर चाय बेचते थे। हाँ बेचते थे, इसमें स्वाभिमान से कमाना, इसमें क्या बुराई बात है? वो डिग्निटी ऑफ लेबर है। और इसलिए कांग्रेस वालों को ये रास नहीं आया। वो कांग्रेस के नेता ने कहा, मणिशंकर ने, कि ये तो चाय वाला प्रधानमंत्री थोड़ा ही बनेगा। अरे चाय वाला एक बार भी बना, दूसरी बार भी बना, लोग वोट करते रहेंगे, वो देश की सेवा करते रहेंगे, ये उनको समझना चाहिए। अब उनका गया, अरे आप तीसरी पर ही रुके हो। तो मैं यही कह रहा हूं कि देखो, लोगों का विश्वास ही मुद्दा होता है। अपने देश में परसेप्शन के आधार पर वोट मिलता है और इसलिए परिवारवाद के खिलाफ है वो। परिवारवाद क्या होता है? किसी का बेटा वो सांसद। तो जयपुर से ये तस्वीरें हम देख रहे थे, जहां पर इस वक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर पहुंचे हुए हैं। मोदी @20 कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी जयपुर के करणी विहार थाने के ठीक सामने 5 हथियारबंद बदमाशों ने 15 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार होकर ग्राहक के रूप में आए बदमाशों ने पिस्टल और चाकू के दम पर दुकान से 15,40,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया और सीसीटीवी के डीवीआर को तोड़कर चलते बने। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और एफएसएल की टीम साक्ष्य एकत्रित करने में जुट गई। स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। राजधानी जयपुर के करणी विहार थाना इलाके के अंदर दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया हथियारबंद बदमाशों ने। ये वो ग्राउंड जीरो है जहां पर प्लाईवुड का ये गोदाम है, जहां पर बदमाश जो थे, हथियारबंद बदमाश 2 बाइक पर सवार होकर के आए। उन्होंने यहां पर घटना को अंजाम दिया और उसके बाद में 15 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम जो है वो यहां से लूट करके फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही चंद मिनटों में जो यहाँ की लोकल करणी विहार थाना पुलिस है, उनके जो आला अधिकारी हैं, अफसरान हैं, वो यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। एफएसएल की मदद से उन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारे साक्ष्य जो है वो यहाँ पर जुटाए हैं। हमारे साथ में पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या जानकारी मिली थी प्रारंभिक तौर पर और किस तरह से हम लोग नाकेबंदी वगैरह कर रहे हैं? पूरे शहर में एक श्रेणी नाकाबंदी चल रही है। जो हुलिया सामने है वो सब नाकाबंदी में जो कर्मचारी है, अधिकारी, उनको बताया गया है। सीसीटीवी देख रहे हैं, काफ़ी दूरी तक देख लिए और कुछ सीसीटीवी में आना जाना भी कुछ फुटेज आ रहे हैं और एक टीम यहाँ लग रही है। इस तरह अलग अलग टीम बना के कार्रवाई कर रहे हैं। सर, क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी प्रारंभिक तौर पर आप लोगों को? हमें तो सूचना मिली कंट्रोल से कि यहाँ करणी विहार थाने में क्षेत्र में कोई ये टिम्बर का कारखाना में कोई लूट हो गई। इस पर अधिकारियों को डायरेक्शन से यहाँ वेस्ट की पूरी टीम यहाँ गई। कितनी रकम बताई जा रही है सर लूट की और कितने लोग थे बदमाश?
5 बदमाश बता रहे हैं 2 मोटरसाइकिलों पर 15,48,000 के लगभग रकम बता रहे हैं। जी शुक्रिया सर। तो आप देखिए यहाँ पर जो है वो कैश रखा हुआ था कलेक्शन करने के बाद में, और उस कैश को जो है यहाँ पर जो है लूट की वारदात को अंजाम दिया हथियारबंद बदमाशों ने। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी जो है लोकल, जो यहाँ के थाना इंचार्ज और तमाम टीमें जो है वो यहाँ पर लगातार कार्रवाई कर रही है। जो पीड़ित है उनसे बात करते, बताइए क्या साक्ष्य मिले आपको, क्लू में क्या क्या मिला? मैं फिंगरप्रिंट ब्यूरो से आया हूँ, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हूँ। हमें सूचना मिलते ही हम मौके पे तुरंत पहुँच गए और हमने बतौर साक्ष्य यहाँ पे पाम प्रिंट, फिंगरप्रिंट उठाए हैं जो टेप पे लग रहे थे। मोबाइल जिन्होंने तोड़ा उस पर पाम प्रिंट मिला है। अब हम अपने रिकॉर्ड से इसका मिलान करेंगे और पुलिस द्वारा जो भी सस्पेक्टेड गिरफ्तार हैं उनके फिंगरप्रिंट लेंगे, उससे मिलान करके अति शीघ्र से शीघ्र हम रिपोर्ट पुलिस को देंगे, जिससे पुलिस अपनी कार्रवाई में आगे बढ़े। और अब बात महिला की मौत पर महाभारत की। आपको 2 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। इन दोनों तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से महिलाओं की मौत पर महाभारत मचा हुआ है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भरतपुर और चूरू की तस्वीर है, जहां पर महिला की मौत पर जमकर बवाल हुआ है। और सबसे पहले बात भरतपुर की कर लेते हैं। भरतपुर के रुदावल थाना क्षेत्र के चहल गांव में बाजरे के खेत से महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला 3 दिनों से घर से लापता थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए गांधी चौराहे पर जाम लगा दिया, जिससे हिंडौन मार्ग कई घंटों तक बाधित रहा। परिजनों का आरोप है कि पुलिस के पास वे लोग मामला दर्ज कराने गए थे, लेकिन पुलिस ने लौटा दिया। स्थानीय लोगों ने आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपए की मांग की है। प्रशासनिक अधिकारी परिजनों को समझाने में लगे हैं, लेकिन परिजन अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। और अब बात कर लेते हैं चूरू की, जहां सादुलपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद नाराज परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। घटना बस स्टैंड के समीप स्थित एक निजी अस्पताल की है। दरअसल कल शाम को करंट लगने के बाद महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन ऑपरेशन होने के बाद इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। इसके बाद मौत से नाराज परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर अस्पताल के सामने विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों का कहना है कि सही तरीके से इलाज नहीं मिलने के कारण महिला की मौत हुई है।